हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। हमारा ह्यूमन चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ तो 3 क्लास में पूरी कर ली हैं। आज हमारा है फंगल डिजीज़ और प्रोटोजोनल डिजीज़। तो ये दोनों डिजीज़ चार मतलब 5 इसमें है और 5-6 इसमें है, तो हम ये दोनों डिजीज़ को ये क्लास में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। फंगल डिजीज़ किससे होती है? फंगस से, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कवक। जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ बैक्टीरिया से हो रही थी, वायरल डिजीज़ वायरस से हो रही थी, वैसे ही फंगल डिजीज़ किससे होगी? फंगस से। तब एग्जाम में इसके पैथोजन तो नहीं आते हैं, लेकिन ये जो ये डिजीज़ है ये कौन सी है? ये फंगस की है या बैक्टीरिया की है या वायरस की है? इस तरीके से पूछता है। इसकी एक ट्रिक भी है, जैसे गंजा दामाद फ्रूट खाए, ठीक है। तो गंजा मतलब क्या हो गया? बार्डनेस। तो जो फंगल डिजीज है वो तो एक बार्डनेस होगी, यानी उसमें गंजापन होगा, बाल झड़ जाएंगे। दूसरा दामाद, दामा को दो से दमा, और ये जो दो है उससे दाद, यानी दमा को अस्थमा और दाद को रिंगवॉर्म। और फ्रूट को कहेंगे एथलीट फूट एक डिजीज है जो फंगस से होती है। और खाए को खार, यानी स्कैबीज। तो ये इस तरीके से आप इन डिजीज को याद कर लेना, और बस उसके हमने क्या पढ़ना है? पैथोजन पढ़ने। और पैथोजन आपको पता ही है जो क्या करते हैं? डिजीज कॉज। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? रिंगवॉर्म। आपको पता ही होगा रिंगवॉर्म क्या होता है? दाद। जब हो जाती है ना दाद, खुजली, तो वो किसकी वजह से होती है? कवक की वजह से होती है। इसका जो फंगस है वो है ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरेंजियम और एपिडर्माटोफाइटोन। ये क्या होते हैं? 3 ऐसे फंगस हैं जो क्या करते हैं? ये रिंगवॉर्म। इसमें से कोई भी एक एग्जाम में आ जाएगा। ये कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? तो रिंगवॉर्म। इसमें क्या हो जाता है? दाग हो जाते हैं, रिंग लाइक, इस तरीके से ऐसे करके। और फिर उसमें क्या हो जाता है? बहुत खुजली लगती है और ये फैलता है। किसकी वजह से होता है? ये कहीं पर भी नमी रह गई। ये जो रिंगवॉर्म होते हैं ना, ये कहीं पर भी हो जाते हैं, जैसे हाथ में, पैर में, लेग्स में, आर्म में, अंडर आर्म्स में। तो ये क्या कर देते हैं? दाग पैदा कर देते हैं और उसमें बहुत ईचिंग होती है। और उसके बाद है स्कैबिस मतलब होता है खाज। अब ये दाद अलग होते हैं और खाज अलग होती है। खाज क्या होती है? रेडनेस आ जाती है जगह जगह पे, और आप उसको फिर खुजलाते हो। उसमें क्या होता है? इसमें जो रिंगवॉर्म था उसमें तो आपको खुजली लगती है, लेकिन जो स्कैबिस होता है ना, उसमें पूरे टाइम खुजली लगती रहती है और हम खुजलाते ही रहते हैं। ये है एस्केरिसिस स्कैबिस। इसमें क्या हो जाता है? और ये कैसे होता है? ये होता है जैसे क्या होता है? जैसे गर्मियों में हम क्या करते हैं? सर्दी के कपड़े सारे रख देते हैं, और जैसे ठंड आती है तो हम सीधे वो कपड़े पहन लेते हैं। तो वो कपड़े हमें एक बार धूप में रखने जरूरी होते हैं, क्योंकि ये स्कैबीज वाले जो फंगस होती है वो क्या होती है? बहुत टाइम तक अपने आप ही पनप जाती है। अब उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो पड़ ही गया होगा इतने टाइम बाद, क्योंकि आप 6 महीने तक वो आप किसी बेड में डाल दे हो, किसी अलमारी में डाल दे रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है? फंगस लग जाते हैं। बहुत दिनों तक आप कोई भी चीज़ छोड़ते हो तो वो फंगस लगी जाती है। बहुत सारे लोग तो होते ही ऐसे हैं कि अब अलमारियों के कपड़े सालों साल नहीं सुखाते हैं और वैसे ही पहन लेते हैं, तो वो उसके शरीर के कांटेक्ट में आता है और क्या कर देता है? ईचिंग करता है। और इतनी ईचिंग होती है तो अब रेडनेस हो जाता है, कभी कभी तो ब्लड भी आ जाता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है अस्थमा तो सबको पता ही होगा क्या होता है? अस्थमा दमा की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? इसका जो वेक्टर है वो है एस्परजिलस फेमिजेटिस। इसमें क्या होता है? सपोज ये क्या होता है? जैसे एक हमारी 2 तरीके की पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो ये विंड पाइप है, जिसको क्या होते हैं बायोलॉजी में? ट्रैकिया भी कहते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ये जो पाइप होती है, इसके यहाँ पर एक फूड पाइप भी होती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको इसोफेगस कहते हैं। और इस फूड पाइप से तो फूड जाता है, लेकिन जो ये विंड पाइप होती है उससे क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है या एयर जाती है हमारे अंदर, जिससे हम सांस लेते हैं। अब जो ये वाले फंगस हैं वो क्या करते हैं? किसी भी तरह हमारे मुंह के रास्ते इस जो विंड पाइप है, ट्रैकिया है, उसकी क्या हो जाती है? इस वॉल्स में इस तरीके से चिपक जाते हैं, और इस तरह से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन हमारे यहाँ होती है तो हमारे शरीर को प्रॉपर नहीं मिल पाती है और हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है। अब जब ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचेगी ही नहीं तो फिर हम सांस कैसे लेंगे? तो इस कंडीशन में क्या होती है? अगर ये कंडीशन सीरियस हो गई तो क्या हो जाता है? लंग को भी इफेक्ट करता है और सांस नहीं ले पाते हैं। इसलिए क्या होता है? फिर हमें बाहर से सांस लेनी पड़ती है।
आपने देखा भी होगा, जिसको अस्थमा होता है तो वो बाहर से ऐसे पंप करके ऑक्सीजन लेता रहता है। नेक्स्ट है वो है एथलीट फूट। ये एथलीट फूट भी क्या है, ये होती है टीनिया पेडिस से, ये पैरों में होती है, उंगलियों के बीच में। सपोज आपने एक ही सॉक्स बहुत लंबे टाइम तक पहन लिए, एक ही जूते लंबे टाइम तक पहन लिए, उसको धोया नहीं, उसको सुखाया नहीं, पता ही नहीं चला, उससे बदबू आ रही है, फिर भी पहनते रहा, तो ये क्या कर लेता है, पैर में इन्फेक्शन कर देता है। और ये फिर इतनी खुजली लगती है, इतनी कभी कभी तो इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि उंगली फिर बेकार हो जाती है किसी किसी केस में। तो इसको पहले ही, जैसे ही कुछ भी हल्का बहुत भी आपको लग रहा है कि पैर में इन्फेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले तो अपने शूज बदलिए, सॉक्स बदलिए, उसके बाद उसमें फिर कोई डॉक्टर से दिखा के पहले ही इसका इलाज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत बढ़ गया तो फिर ये ठीक भी नहीं होता है। उसके बाद हो गया बार्डनेस। बार्डनेस मतलब गंजापन, यानी टीनिया कैप्टिस। जो डैंड्रफ को ही, वायरस का नाम क्या है, इस वायरस को ही डैंड्रफ कहते हैं, क्योंकि जो हमारे स्कल में यहाँ जो डैंड्रफ होता है ना, वो ही क्या कराता है, बार्डनेस कराता है। जिसके सर में अगर डैंड्रफ होगी तो उसकी क्या होती है, जो बाल की जो जड़ें होती हैं वो उसको कमजोर कर देता है और बाल गिरने लग जाते हैं। तो अगर जिसकी डैंड्रफ है तो उसका मतलब ये है कि ज्यादा टाइम तक डैंड्रफ बना रहा, बार्डनेस आ ही जाती है। ये तो सब क्या थे, फंगस डिजीज। अगर एग्जाम के हिसाब से देखेंगे तो ये जो 5 डिजीज हैं यही आती है और इसी से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। सपोज आ गया कि टीनिया कैपिटिस जो फंगस है वो क्या बीमारी कॉज करता है, तो हम कहेंगे बार्डनेस। अगर इसमें आ गया कि जो एथलीट फूट है उसमें कौन सा फंगस का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, टीनिया पेडिस। और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लंग को कौन सा फंगस इफेक्ट करता है और जिसकी वजह से इंसान सांस नहीं ले पाता, और सांस किस में नहीं ले पाते हैं, दमा में, यानी अस्थमा में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्थमा में। तो ये इससे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये तो हो गए फंगस जितनी भी हैं, ये फंगस हो गई और ये इसकी डिजीज का नाम हो गया। और आपको एक ट्रिक भी बता दी है, ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। गंजा दामाद फ्रूट खाए, बार्डनेस, दमा, और इसको अस्थमा, रिंगवॉर्म, एथलीट फूट और स्कैबिस यानी खाज कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम प्रोटोजोनल डिजीज, ठीक है। प्रोटोजोनल डिजीज क्या होती है, बहुत सारे लोग प्रोटोजोनल जो डिजीज होती है, यानी ये प्रोटोजोआ से होती है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें और बैक्टीरिया में थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। जैसे जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल है। जैसे मैंने बैक्टीरिया का बताया था, तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और वो भी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक क्या है, सिंगल सेल है। सिंगल सेल तो है ही, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल वाले नहीं होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक वाले होते हैं। और जो ये प्रोटोजोआ है वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब होता है कि एक प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, उसमें न्यूक्लिक एसिड होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। तो यूकैरियोटिक मतलब होता है उसमें प्रॉपर एक सेल होगी। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस नहीं होता है और मतलब उसमें जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइट तो पता ही होगा, जो पूरी जिंदगी भर दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसका सारा खाना पीना जितना भी उसका पोषण है वो अपने में ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, डिजीज कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे पे रहते हैं लेकिन खुद भी कुछ देते हैं। जैसे हमने सिम्बायोसिस में पढ़ रखा है कि लाइकेन अमीबा को कुछ देता है, अमीबा लाइकेन को कुछ देता है, और तो मतलब आपस में क्या हो जाता है, उनका दोनों का फायदा होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये पैरासाइट वो होते हैं जो अपना ही दूसरों का लेते हैं और अपना कुछ नहीं देते हैं, देते भी तो क्या है, बीमारी। तो वो क्या कर देंगे, ये क्या करेगा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारे लोग अमीबा और पैरामीशियम को वो वायरस, बैक्टीरिया कुछ ये समझते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, प्लाज्मोडियम। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कि अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें जितनी भी बीमारियां हैं वो हैं, फर्स्ट मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ होता है, वो पैदा करता है, जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको याद कर लेना। और जो इसका वेक्टर है, वेक्टर मैंने बताया था ना क्या होता है, ये बीमारी है उसको एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाता है, कैरी करता है, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। इसमें क्या है, फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो। जितनी भी मैंने बताया था, जितनी भी मॉस्किटोज
डिजीज़ करती है ना, वो मेल नहीं करते हैं, वो फीमेल करते हैं। मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि जो मेल होते हैं वो डिजीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब बहुत कम करते हैं, क्योंकि वो जो होता है अपना खाना पीना कहीं से भी, कूड़े से, फूल से, नाले से, कहीं से भी पूरा कर लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो क्या करती हैं, अब उन प्रेगनेंसी के टाइम में अपने जो बच्चे उसके लार्वा होते हैं उनका भी उसको पोषण करना होता है। तो वो क्या करती है, हमारे पास आती है और हमें काटती है, ताकि हमारे ब्लड से उसको सारा न्यूट्रिशन मिल सके, क्योंकि हमारे ब्लड में तो सब कुछ ही है। क्या क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जो कुछ भी है हमारे ब्लड में तो सब कुछ ही है। तो वो क्या करती है, हमारा ब्लड लेके अपना पूरा अपना करती है, मतलब अपने लार्वा को और अपना पोषण हमारे ब्लड से करती है। इसलिए जो भी डिजीज अगर एग्जाम में आ जाएगा कि ये जो मलेरिया है ये कौन सा मच्छर करता है, मेल या फीमेल, तो कौन होगी, फीमेल होगी। वो क्या होंगी, वो सारी फीमेल होंगी। इसमें क्या हो जाता है, स्टार्टिंग में तो बुखार आना, हेडेक होना, क्रैम्पिंग होना, मसल्स क्रैम्पिंग और बोन्स में सब कुछ, ये सब तो चलता ही है। लेकिन जब एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, यूरिन से ब्लड आने लगता है इस केस में, ठीक है। और ये सीधे लीवर में इफेक्ट करता है, और जब मलेरिया बढ़ जाता है तो यही लीवर जब खराब होने लगता है तो ये जॉन्डिस में बदल जाती है ये बीमारी। और इसमें आरबीसीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आरबीसीज कम होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लड भी बनना कम होगा, और अब जहाँ पर ब्लड की कमी हो जाएगी तो उसको एनीमिया हो जाएगा। तो इसका मतलब सोचो, ये एक मच्छर के काटने से पहले मलेरिया हो जा रहा है, जॉन्डिस हो जा रहा है, एनीमिया हो जा रहा है, तो ये क्या होती है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इसलिए मच्छर से बच के ही रहना है, अपने आसपास साफ सफाई, क्योंकि ये गंदी जगह में ही होते हैं। उसके बाद इसमें जो ड्रग दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती है, वो है क्विनिन। ये होती है बार्को ऑफ सिनकोना। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछते हैं कि जो मलेरिया की जो मलेरिया बीमारी है उसमें कौन सी ड्रग दी जाती है। बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना एक प्लांट है, उसकी छाल जो होती है वो दी जाती है, उसको क्यूनिन भी कहते हैं, ठीक है। या क्यूनिन करके आ जाएंगे ऑप्शन, या बार्क ऑफ सिनकोना आएगी, ठीक है। उसके बाद होता है एलिफेंटिस या फिलेरिसिस। ये पता है ना, हाथी जैसा पाँव हो जाता है इसमें, इतना बड़ा सा। इसका जो पैथोजन होता है वो था वाउचेरिया ब्राउनक्राफ्टी, और जो इसका वेक्टर होता है वो क्यूलिक्स मॉस्किटो, या इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये सब मॉस्किटो के नाम है, अलग अलग मच्छरों की स्पीसीज है ये। और इसमें लिम्फ नोड स्वेलन हो जाता है, मतलब जो पैर का ये लिम्फ वाला हिस्सा है उसमें क्या हो जाती है, सूजन आती है, पानी भर जाता है, तो हाथी जितना पैर हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एलिफेंटेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये मतलब होता तो बहुत रेयर है, लेकिन ये प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है। ये सब गंदगी की वजह से होता है, ये पैर के रास्ते आता है, वो फंगस जब पैर में लग जाती है तो। उसके बाद होता है काला आजार। काला आजार भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे काला आजार को ब्लैक फीवर या डमडम फीवर भी कहते हैं। डमडम फीवर क्या होता है, मतलब फीवर बार बार आ जाना, जैसे 8-10 दिन, जैसे फीवर आ रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है, फिर 8-10 दिन बाद और आ जा रहा है, फिर ठीक हो रहा है, फिर 8-10 दिन बाद और आ जा रहा है, इसलिए इसको डमडम फीवर कहते हैं। और काला आजार इसका नाम है, इसी नाम से ये फेमस है। इसका दूसरा नाम ब्लैक फीवर भी है। और जो इसका पैथोजन है वो है लीशमानिया डोनोवानी, ठीक है। ये सब याद क्या करना है, इसको समझ लेना है। पैथोजन उतने नहीं आते हैं, वेक्टर ज्यादा पूछते हैं। इसकी वेक्टर है सैंड फ्लाई, सैंड की तरह की होती है, सैंड में ही रहती है, और ये लीवर को और स्प्लीन को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। ये इसमें क्या हो जाता है, पेट फूल जाता है, मतलब लीवर में, और उसमें सूजन आ जाती है, तो पेट इतना फूल जाता है। ये वैसे बहुत खतरनाक डिजीज होती है, ये अंदर के सब खत्म कर देती है, लीवर और स्प्लीन को। और स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है, बीमारी जिसमें नींद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, दिन भर सोए रहता है इंसान। इसमें क्या होता है, ट्रिपेनोसोमा ब्रोंकाई, ये इसका नाम होता है। और वेक्टर होती है सीसी फ्लाई, इसका वेक्टर पूछते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहता है, क्योंकि ये वहीं को ज़्यादा होता है। और वेक्टर से सीसी फ्लाई को टी से स्टार्ट करते हैं, टी इसमें साइलेंट होता है। ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है, यानी ब्रेन पे इफेक्ट करती है, और इसी वजह से क्या होता है, उसको ब्रेन ज़्यादा प्रॉपर वर्क नहीं करता और उसको नींद ही आई रहती है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस में। एक होता है डायरिया। डायरिया तो सबको पता ही है, उल्टी, दस्त, ये सब क्या होता है, डायरिया होता है। इसमें कहते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और जो वेक्टर होता है वही कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, जो भी गंदा पानी गंदे खाने से
बरसात के टाइम में भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें खाते हैं ना बरसात में, उसकी वजह से भी ज़्यादा होता है। जिसमें क्या होगा, अगर आपको लूज मोशन हो गया, अगर आपको वोमिटिंग हो गई, तो क्या होगा बॉडी में, इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। और ये कहाँ इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। डायरिया, और डायरिया की तरह एक होता है पायरिया। पायरा भी जैसे एंड अमीबा है ना, इसका नाम भी एंड अमीबा जिंजीवाइटिस। इसमें क्या हो जाता है, जो गम्स होते हैं ना उससे ब्लीडिंग होने लग जाती है, पूरे उसके गम्स, मसूड़े खराब होने लग जाते हैं। मसूड़े खराब होंगे तो जो हमारे दांत हैं वो क्या हो रहे होंगे, दांत ही तो हमारे जो मसूड़े हैं वो दांत को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और जो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन देना हो रहा है हमारे जबड़ों से ही जा रहा है, और जबड़े में ही खराबी हो जाएगी तो हमारे क्या होता है, दांत भी झड़ जाते हैं, हमारे दांत धीरे धीरे निकलने लगते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, पायरिया की वजह से। तो ये क्या होते हैं, ये सब जो पैथोजन है वो बीमारी कॉज करते हैं। ये वाली कौन कौन सी, मलेरिया, एलिफेंटाइटिस, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, डायरिया और पायरिया। एक क्वेश्चन और आता है कि मलेरिया डे कब मनाते हैं, मलेरिया डे मनाते हैं 25 अप्रैल को, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारी क्या हो गई थी, जो हमने ह्यूमन डिजीज में हमने कहा था कि जो ह्यूमन डिजीज होती है उसमें हमें दो तरीके की डिजीज होती है, एक तो बाय बर्थ होती है और एक क्या होती है जो हमें एक्वायर्ड होती है, जो हम क्या करते हैं बाद में हमें मिलती है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट से। तो बाय बर्थ में तो क्या होता है, हमारे पैदा होने से पहले ही हमें मिल जाती है, किसकी वजह से, हमारे जीन में, डीएनए में, क्रोमोसोम में कोई भी गड़बड़ी हो गई तो हमें पैदा होने से पहले ही ये बीमारियां मिल जाती है, जिसको जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं। और दूसरा मैंने कहा था क्या होती है, एक्वायर्ड, जो हम एक्वायर्ड करते हैं, बाहर से लेते हैं, जो हमें बाहर से मिलती है। तो ये था फंगल और प्रोटोजोनल डिजीज। तो अब हमारी सारी जो डिजीज है वो खत्म हो गई है, जो कम्युनिकेबल डिजीज थी। क्योंकि हमने क्या कहा था, जो ह्यूमन डिजीज होती है दो टाइप की होती है, एक बाय बर्थ होती है, एक एक्वायर्ड होती है। बाय बर्थ हमें पैदा होने से पहले ही मिल जाती है, और जो एक्वायर्ड होती है वो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है अपने एनवायरनमेंट से। तो जो हमें पैदा होने से पहले ही मिल जाती है वो क्या होती है, किसी जीन में, क्रोमोसोम में या डीएनए में गड़बड़ी की वजह से हमें क्या होता है, पैदा होने से पहले ही क्या हो जाती है, ये बीमारियां हो जाती है, जिसको जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं। और जो एक्वायर्ड डिजीज होती है वो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है। ये दो टाइप की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो फैलती है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और नॉन कम्युनिकेबल होती है जो फैलती नहीं है। जो कम्युनिकेबल होती है वो वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोनल डिजीज, फंगल डिजीज। और जो नॉन कम्युनिकेबल होती है वो जैसे कैंसर और डायबिटीज़ और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जो कम्युनिकेबल होती हैं वो हमने पढ़ ली हैं 4 टाइप की। बैक्टीरियल हमने 2 क्लास में पढ़ी है, और वायरल पढ़ ली है, और आज हमने प्रोटोजोनल और फंगल डिजीज़ भी कंप्लीट कर ली हैं। और कल पढ़ेंगे हम जेनेटिक डिजीज़। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ और कैंसर, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। वो भी मैं आपको, उसकी भी एक क्लास होगी, लेकिन कल हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिजीज़ के बारे में। तो ये सब आप एक बार अच्छे से सारी डिजीज़ कौन सी डिजीज़ किस में होती है, कौन सी डिजीज़ का क्या वेक्टर है, क्या पैथोजन है, कौन से डे में मनाते हैं, या उसका सेकंड नेम कौन सा है, ये सब आप एक बार गो थ्रू कर लेना। और एग्ज़ाम का कोई पता नहीं, कुछ भी कहीं से कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ठीक है, तो कल हम शुरू करेंगे जेनेटिक डिजीज़। और क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।